हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, नया मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं ओ लेवल का, जो है M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग। और आपका जो सिलेबस है वो तो एकदम लेटेस्ट है, मैंने जो आपको पढ़ाया है वही आपका लेटेस्ट सिलेबस है। और साथ ही में अब क्या कर रही हूँ मैं, जो हमने इससे पहले वाले 2 मॉड्यूल कवर किए थे उनके अंदर तो मैंने पूरा डिटेल से अच्छे से आपको समझाया है। उसके अंदर हमने 1 नंबर वाले भी यानी कि MCQ बेस्ड और साथ में सब्जेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझे थे। लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, मॉड्यूल के अंदर अब आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। अब आपका जो पूरा का पूरा पेपर होगा थ्योरी बेस्ड, वो MCQ बेस्ड होगा। तो इसके अंदर मतलब हमें मेन फोकस किसके ऊपर करना है, जो ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जिनसे MCQ बन सकते हैं उनके ऊपर आपको अच्छे से कंसंट्रेट करना है, उनको समझना है। रटने वाली बात नहीं, अच्छे से समझना है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये जो एग्जाम पैटर्न है इसके अंदर भी आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 है मॉड्यूल का, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। आज इसको हम करेंगे, ये एक ही शॉर्ट वीडियो रहेगी, इसी के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट करेंगे। तो ये ओ लेवल के लिए है, नाइलेट लेटेस्ट सिलेबस अकॉर्डिंग है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग मॉड्यूल, जिसका चैप्टर नंबर 1 है हमारा, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हमारा थोड़ा सा जो बेसिक है वो ऑलरेडी हम जानते हैं, उसको एक बार रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा बेसिक आता है कंप्यूटर, कि कंप्यूटर होता क्या है। अगर हम कंप्यूटर की डेफिनेशन की बात करें तो हम बार बार यही कहते हैं कि जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, वो इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर हमें आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद प्रोसेसिंग करने के बाद हमें आउटपुट देता है। ठीक है, अब ये जो इनपुट लेता है ये हम क्या करते हैं, इनपुट कैसे देते हैं, हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, है ना। कंप्यूटर को हम क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और इंस्ट्रक्शन से हमें बाद में क्या मिल जाता है, आउटपुट के रूप में रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन हम बात करते हैं, अगर हम इनपुट में अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं कंप्यूटर को कि भाई हमें ये चीज शो करो, तो रिक्वेस्ट को वो क्या करता है, आउटपुट के रूप में रिस्पॉन्ड करता है। आगे बात समझ में, कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और हमारा जो आउटपुट है वो हमें देगा। तो हमारे पास कंप्यूटर तो हमने समझ लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो कंप्यूटर है इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो अभी आपने देखा कि कंप्यूटर 3 हम कह सकते हैं। एक हमारे जनरल ब्रॉडली अगर आप इनको क्लासिफाई करते हो तो 3 हमारे स्टेप होते हैं। एक होता है इनपुट, फिर होता है प्रोसेसिंग, उसके बाद होता है आउटपुट। तो इनपुट के लिए एक कंपोनेंट हमारे पास होता है इनपुट यूनिट। ठीक है, अब प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास होता है CPU। अब CPU का मतलब क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है फुल फॉर्म इसका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये जो CPU होता है, आपको पता है CPU को हम क्या कहते हैं, जो CPU होता है ये हमारा ब्रेन होता है कंप्यूटर का, क्योंकि ये सारी प्रोसेसिंग करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, CPU के भी फर्दर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर एक तो अपने पास हो गया इनपुट यूनिट, दूसरा अपने पास हो गया CPU जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड होता है आउटपुट के लिए आउटपुट यूनिट। लेकिन जो हमारी सेकेंड यूनिट है जो है हमारी CPU, इसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है 3 पार्ट्स के अंदर। और वो कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनमें एक होता है मेमोरी यूनिट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म के लिए MU भी कह देते हैं। इसके बाद इसके अंदर होता है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट जिसे हम CU भी कह देते हैं। और इसके बाद होता है ALU, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सारी की सारी बातें आपने पहले वाले मॉड्यूल के अंदर जो आपका IT टूल्स था उसके अंदर पूरा का पूरा बेसिक अच्छे से कवर किया हुआ है। CPU के अंदर के पार्ट तक हमने समझे थे। तो ये सारा का सारा क्या हो गया आपका,
ये हो गया बेसिक सा इंट्रोडक्शन जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि जो कंप्यूटर है वो इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट हमें देता है। अब बेसिक कंपोनेंट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं कंप्यूटर के, जो होता है इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट। फर्दर सीपीयू को डिवाइड किया जाता है मेमोरी यूनिट के अंदर, कंट्रोल यूनिट के अंदर और एएलयू के अंदर, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर। ठीक है, अब हम जैसे बातें करते हैं, जैसे मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, आप मुझसे कुछ कमेंट करके कहेंगे, तो मैं तो आपको बोलकर कह रही हूँ, आप उसको सुन रहे हैं, लेकिन जो आपकी बात होगी आप उसको टाइप करोगे, यानी आप उसको लिख कर मुझे बताओगे। ठीक है, लेकिन इसी तरीके से जैसे आपको इंग्लिश समझ में आ जाएगी, आपको हिंदी समझ में आ जाएगी, आपको आपकी जो मातृभाषा है वो भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर को तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है और वो है हमारी बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो होती है आपकी बाइनरी लैंग्वेज। अब कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, तो इस वजह से हम बाइनरी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, मशीन लैंग्वेज। अब जो मशीन लैंग्वेज है इसका एक और नाम होता है, वो होता है लो लेवल लैंग्वेज। क्या है ये? लो लेवल लैंग्वेज। इसके अंदर क्या होता है कि जो कंप्यूटर है उसको वही भाषा समझ में आती है जो बाइनरी लैंग्वेज हो, यानी जिसके अंदर 0 और 1 का यूज किया हुआ हो। इसके अलावा हमारे कंप्यूटर को तो कोई भाषा समझ में आती ही नहीं है। अगर आपको कोई ऐसी लैंग्वेज आती है जो मुझे नहीं आती और मुझे एक ऐसी लैंग्वेज आती है जो आपको नहीं आती, तो बीच में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? अभी जैसे हम मान लेते हैं कि एक पर्सन है जिसको सिर्फ और सिर्फ हिंदी आती है, ठीक है, लेकिन दूसरा पर्सन है इसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आती है। अगर इसको अपनी बात इसको पहुंचानी है फर्स्ट पर्सन को, सेकंड पर्सन को अपनी कोई भी बात समझानी है, तो उसको तो समझ में नहीं आएगी क्योंकि उसको तो हिंदी आती ही नहीं है। इसलिए हमें बीच में क्या जरूरत पड़ेगी? हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, ताकि वो क्या कर सके, इसकी बात को भी ट्रांसलेट करके यहाँ तक पहुंचा सके और इसकी बात को भी ट्रांसलेट करके इसको बता सके। तो इसी तरीके से अब हमारे कंप्यूटर को तो भाई हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो जो हम लैंग्वेज लिखते हैं उसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। क्या कहते हैं उसे? हाई लेवल लैंग्वेज। और ये जो लैंग्वेज है ये तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आती है, कंप्यूटर को समझ में आती है लो लेवल लैंग्वेज। इस वजह से हमें कंप्यूटर को अपनी बात समझाने के लिए कि भाई हमने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, हमें बीच में जरूरत पड़ती है ट्रांसलेटर की। किसकी जरूरत पड़ती है हमें? ट्रांसलेटर की। अब ट्रांसलेटर यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेटर का मतलब है, ट्रांसलेटर क्या हो सकता है? ट्रांसलेटर हो सकता है आपका कंपाइलर, ट्रांसलेटर आपका हो सकता है इंटरप्रेटर, या फिर ट्रांसलेटर आपका हो सकता है असेंबलर। इनका अलग अलग रोल है। जैसे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज करके हम क्या करते हैं, लो लैंग्वेज जो हमारे पास होती है उसको ऑब्टेन करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज से, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर लो लेवल लैंग्वेज में। लेकिन जो हमारा असेंबलर होता है वो क्या करता है, जो असेंबली लैंग्वेज होती है, कौन सी लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज जो आपकी होती है उसको कन्वर्ट करता है आपकी लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, तो इनका अलग अलग काम होता है, इसको फर्दर हम अच्छे से समझेंगे। तो अभी हमें बस इतना पता होना चाहिए कि भाई हमें बीच में एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, ताकि जो लैंग्वेज हम लिखते हैं हम उसको कन्वर्ट कर सकें एक ऐसी लैंग्वेज में जो हमारे कंप्यूटर को समझ में आती है। अब इसके बाद होता है प्रोग्राम। अभी तो मैं आपको रिविजन ही करवा रही हूँ। उसके बाद क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम एक हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं कि कोई भी ऑपरेशन हमें करना है तो एक प्रोग्राम हमें बनाना है। ठीक है, जैसे कि आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अब इस ऑपरेशन को करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कंप्यूटर है उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे कि भाई तुम ऐसे ऐसे करो, तब जाके ये हमारा ऑपरेशन क्या होगा, पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमारे कंप्यूटर को देते हैं किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर। हम क्या करते हैं,
ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो किसको देते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, ताकि वो क्या कर सके, टू परफॉर्म, ताकि वो जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म कर सके, टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन। ठीक है, अब कोई भी ऑपरेशन करवाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं कंप्यूटर को उस स्पेसिफिक ऑपरेशन को करवाने के लिए। उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं, हमारा प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मैंने आपको बताई था कि जो प्रोग्राम होता है हम इसको लिखते तो हैं, लेकिन हम कौन सी भाषा में लिखते हैं, हम लिखते हैं इसको हाई लेवल लैंग्वेज में। अब आपको तो नहीं आती ना बाइनरी लैंग्वेज लिखनी, मतलब अगर आप सीख भी जाओ बाइनरी लैंग्वेज लिखना, क्योंकि हर एक जो नंबर होता है ना उसका एक कोड होता है। अब उस कोड के अकॉर्डिंग अगर आप कन्वर्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई, अगर मान लो आप ई है, अगर ई को मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल के लिए ले रही हो, अगर इसका 73 कोड है, तो ये जो 73 है आपको क्या करना पड़ेगा, इसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर ऐसे करते करते तो ना जाने कितने बड़े बड़े ये नंबर बनते जाएंगे। फिर हमें इस पूरे नंबर को पहले तो खुद समझना पड़ेगा, यानी फिर से इसको इस रूप में लाना पड़ेगा, फिर से कंप्यूटर को समझाने के लिए बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर काफी ज्यादा टाइम टेकिंग है, इससे हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपना जो कोड होता है, जो कोडिंग करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, वो हम हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं। और उसके बाद कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर या फिर असेंबलर जैसे कुछ जो हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं, वो क्या करते हैं, इसी लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हम जो है वो हम अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं और कंप्यूटर उसकी लैंग्वेज में समझ सकता है। इसके बाद हमें क्या समझना जरूरी है कि जैसे जैसे हम अपनी बात करते हैं तो वैसे वैसे लैंग्वेज का यूज होता है। अब इसी तरीके से अगर आपको और मुझे कोई बात करनी है तो हमें लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं ये हमें आनी चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ऐसी लैंग्वेज जिनका यूज करके हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स। ठीक है, यानी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनका यूज करके हम क्या करते हैं, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। अब कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना हो, ठीक है, कोई भी एक सॉफ्टवेयर बनाना हो, तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये एक सिंगल जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, कोई भी मान लो आपके पास कोई एक सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिर्फ और सिर्फ आप एक अकेली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं कर सकते। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसमें बहुत सारी क्या होंगी, लैंग्वेजेस यूज होंगी, यानी कि कई सारी जो लैंग्वेजेस हैं उनका यूज करके, यानी कई सारी लैंग्वेजेस का यूज करके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो डेवलप होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, एक अकेली लैंग्वेज से नहीं होते हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको क्या आनी चाहिए, कई सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, उनके कॉम्बिनेशन से ही हम कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये अभी तक हम क्या कर रहे हैं, कुछ बेसिक समझ रहे हैं। अगर बेसिक समझ में आ जाएगा तो हमारे लिए जो हमारा चैप्टर है इसको समझना और भी ज्यादा इजी रह जाएगा। तो अब इसके बाद नेक्स्ट ये है कि अगर आपको कोई भी प्रोग्राम आपने बना लिया बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके, अब क्या स्टेप है उस प्रोग्राम को रन करने के लिए, ये भी आपको समझ में आना जरूरी है। तो यही समझते हैं हम। यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, यानी कि सीक्वेंस देखेंगे हम, क्या देखेंगे, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू रन ए प्रोग्राम। कि हमने प्रोग्राम तो बना लिया, चलो मानते हैं कि हमने बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं उनका यूज किया और उसके बाद हमने एक सॉफ्टवेयर या फिर एक प्रोग्राम बनाया है। अब उस प्रोग्राम को रन करने के लिए क्या स्टेप होते हैं ये भी हमें समझना जरूरी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया है तो उसके सबसे पहले स्टेप में आपने क्या किया, सबसे पहले स्टेप में आपने उसकी कोडिंग की, आपने जो कोड है वो लिखा। उसके बाद ये जो कोड है आपने लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में, आपने किस में लिखा, ये
आपने लिखा है ये कोड हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन कंप्यूटर को तो समझ आती है लो लैंग्वेज, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज समझ में आती है ना कंप्यूटर को। तो अब ये जो कोड आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, इसको कंपाइल होना जरूरी है, यानी कंपाइलर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। फर्स्ट स्टेप में तो कोडिंग कर दी, सेकेंड स्टेप में कोडिंग होने के बाद आपका ये जो कोड है वो कंपाइल हो जाएगा, यानी कि कन्वर्ट हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में। उसके बाद लिंक हो जाएगा। लिंक से क्या मतलब है कि मान लो बहुत बड़ा कोई आपने प्रोग्राम बनाया है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको छोटे छोटे हिस्सों में क्या करेगा, कंपाइल करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये भी पार्ट हो गया कंपाइल, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी होगा। अब लिंकर क्या करेगा, इन सबको एक सिंगल फाइल के अंदर लिंक कर देगा, यानी कनेक्ट कर देगा। और उसके बाद लोडर क्या करेगा, जो लोडर है इनको स्पेस प्रोवाइड कर देगा, मेमोरी प्रोवाइड कर देगा, और उसके बाद डिस्प्ले करवाएगा। डिस्प्ले होने के बाद ये जो प्रोग्राम है जो आपने कोडिंग करने से बनाया था वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको डिस्प्ले होकर नजर आने लग जाएगा। ठीक है, यानी कि रन हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब कोई भी प्रोग्राम है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, कोई भी प्रोग्राम है जब तक वो नहीं बना है, अभी मान लो एक आपको बोला है कि आपको ये प्रोग्राम बनाना है, जैसे मैं आपको कह देती हूँ आपको इस तरीके का प्रोग्राम बनाना है कि जब वो रन हो तो वो क्या करे, दो नंबर्स हैं आपके पास, मान लो ए और बी। मैं जब उस प्रोग्राम के अंदर दो नंबर्स टाइप करूं ए और बी, तब वो मुझे उनका सम दिखाए। ठीक है, अब मैंने कह दिया कि आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है इस तरीके से कि उसमें दो वेरिएबल यूज होने चाहिए ए और बी, और जब इनका मैं उनको लिखूं, मतलब जब मैं टाइप करूं इस प्रोग्राम के अंदर दो वेरिएबल्स को, तो वो मुझे उनका सम शो करे, यानी डिस्प्ले करे। तो इस समय आपके लिए ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, यानी ये जो प्रॉब्लम आपको मैंने दी है, वही तो आपका प्रोग्राम है। यही जो प्रॉब्लम है इसी का यूज करके तो प्रोग्राम बनेगा। यानी जब तक प्रोग्राम नहीं बना है उस समय के लिए जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है वो आपके लिए क्या एक प्रॉब्लम है, लेकिन जब वो रन होने लग जाएगी तब वो प्रोग्राम बन जाएगी। यानी कि जब तक प्रोग्राम तैयार नहीं होता है, बन नहीं जाता, तब तक हम उसे क्या कहते हैं, प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप प्रॉब्लम कहो या प्रोग्राम कहो, मीनिंग हमारा क्या है, एक ही है। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तब वो क्या बन जाएगी, वो एक प्रोग्राम बन जाएगी। ओके, तो इस तरीके से समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, फिर से लिख के आपको बता देती हूँ, आपको भी नोट करनी है सारी चीजें कि इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब तक जो प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाती है तब प्रोग्राम बन जाती है। तब क्या बन जाती है वो, तब प्रोग्राम बन जाती है, आप कह सकते हैं कहलाती है। ठीक है, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इस चीज को ऐसे लिख लो या फिर इस चीज को आप ऐसे लिख लो कि जो प्रोग्राम होता है वो प्रॉब्लम ही होता है जब तक वो बन नहीं जाता। ठीक है, प्रोग्राम इज प्रॉब्लम जब तक तैयार ना हो। ठीक है, यानी कि आपका प्रोग्राम जो है वो प्रॉब्लम ही रहेगा जब तक वो पूरा कंप्लीट होकर रन ना होने लग जाए, जब तक वो तैयार ना हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको फिर से क्या करती हूँ, समझाती हूँ कि हमने करना क्या है। अब ये जो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी प्रोग्राम बनाने के लिए। अब ये जो प्रॉब्लम है यानी इसको सॉल्व करना है, इसका मतलब उसको कन्वर्ट करना है प्रोग्राम के अंदर, तो उसके कुछ स्टेप होते हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहला आपका जो आपको प्रॉब्लम है उसको समझना है, यानी कि आपको कैसा प्रोग्राम बनाना है ये चीज आपको समझ में आनी जरूरी है। तो सबसे पहले आपको एनालाइज करना है कि क्या आपका प्रॉब्लम है, उसको समझना है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसका एक एल्गोरिथम तैयार करोगे। क्या करोगे, उसका एक एल्गोरिथम तैयार करोगे। और एल्गोरिथम का मतलब क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसीजर तैयार करोगे। ठीक है, देखो प्रॉब्लम यहाँ पे जो आपका मीनिंग है, ये जिसको आप प्रोग्राम भी कह सकते हैं। प्रोग्राम हमारा क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। इसमें जरूरी नहीं है, इसमें सीक्वेंस एक फॉलो होता है कि सबसे पहले ये कर देंगे फिर ये कर देंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जरूरी नहीं है ये बताए। सिर्फ एक एनालिसिस होता है कि भाई हमें ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व करके ये वाला प्रोग्राम बनाना है, तो उसको हम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसे हम कहते हैं प्रोग्राम। लेकिन जब हम स्टेप बाय स्टेप की बात करते हैं कि क्या हम स्टेप नंबर 1 में करेंगे, क्या स्टेप नंबर 2 में करेंगे, तो इसे हम कहते हैं एल्गोरिथम। अब ये जो एल्गोरिथम आपने स्टेप बाय स्टेप बनाया है, अब इसको हम क्या करेंगे, डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे।
यानी कि जो हमारा प्रोग्राम है उसका एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जिसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट। क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या होता है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, अब आप फ्लो चार्ट को एक और नाम से कह सकते हैं। फ्लो चार्ट को आप डायग्राम जो होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, एल्गोरिथम का। इसलिए फ्लो चार्ट को आप क्या कह सकते हैं? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, आई होप कि अभी तक आपको जो भी मैं समझा रही हूँ अच्छे समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम हमने समझी, उसके बाद एल्गोरिथम बनाया, उसके बाद हमने उस एल्गोरिथम को क्या किया, उसको रिप्रेजेंट किया एक ग्राफिकल मेथड में। उसके बाद ये जो फ्लो चार्ट है इसकी मदद से हम क्या करेंगे? कोडिंग करेंगे। अब ये जो कोड हम करते हैं, यानी कि जो कोडिंग कह लो आप, ये जो कोडिंग आप करते हो ये किसका यूज करके करते हो? जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो हमारी क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसकी मदद से हम क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं? ये जो कोडिंग है हमने की है हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन हमारे कंप्यूटर को तो समझ आती है लो लेवल लैंग्वेज। इसलिए क्या होता है? इसका कम्प्लीकेशन होता है। क्या होता है? कम्प्लीकेशन, जिसका मीनिंग है कि वो कंपाइल हो जाता है, यानी कि ट्रांसलेट हो जाता है लो लेवल लैंग्वेज में। इसका मीनिंग है कन्वर्जन इन मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इन मशीन लैंग्वेज कह देते हैं, यानी कि जो आपने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा है वो क्या हो जाएगा? मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा वैसे ही वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम से लेकर के उसके सॉल्यूशन तक हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को एनालाइज करना पड़ता है, उसके बाद उसका एल्गोरिथम लिखते हैं जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। उसके बाद फ्लो चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाने के बाद उसकी मदद से हम कोडिंग करते हैं, कोडिंग को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन होता है। जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन हो गया है, यानी वो एग्जीक्यूट हो गया है, मैंने एग्जीक्यूटिव क्यों लिख दिया? एग्जीक्यूट हुआ है वो, वैसे ही हमारा जो सॉल्यूशन है वो आ जाता है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा सिंपल है। ठीक है, जैसे कि हम कंसिडर कर लेते हैं, चलो हाँ मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे आपको क्या करना है? घर बनाना है। ठीक है, जब आपको घर बनाना होता है, आप स्टेप नंबर 1 में आपको एनालाइज करनी होती है। जैसे ये आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी क्या आपकी एक प्रॉब्लम है कि आपको घर बनाना है, और जब वो बन जाएगी ये प्रॉब्लम, तब ये क्या कहलाएगी? प्रोग्राम कहलाएगी। कि भाई आपका प्रोग्राम क्या, आपका जो घर बनाया आपने वो आपका प्रॉब्लम जो थी उसको आपने प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया? एनालाइज किया। एनालाइज हमने क्या किया कि भाई हाँ हमें घर बनाना है, हमने प्रॉब्लम समझी कि हमें क्या करना है? घर बनाना है। तो ये आपका हुआ प्रॉब्लम एनालिसिस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया? इसका एक एल्गोरिथम किया। आपने एल्गोरिथम में क्या किया? एल्गोरिथम में आपने ये किया कि आपने सोचा, आपने स्टेप बाय स्टेप सोचा कि सबसे पहले मैं ये करूंगा, उसके बाद मैं ये बनाऊंगा, यानी कि सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत करूंगा, उसके बाद मैं ये बनाऊंगा। अच्छा मुझे गैराज भी बनाना है, अच्छा मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो गार्डन है उसके लिए भी जगह चाहिए, अच्छा मुझे इतने जो हमारे पास फ्लोर है वो बनाने हैं हमारे घर में। तो ये सब आपने क्या किया? स्टेप बाय स्टेप किया। आपने सोचा, या आप लिख भी सकते हैं, आपने सोचा या आपने लिखा कि भाई ये एल्गोरिथम है, स्टेप बाय स्टेप में ऐसे अपना जो घर है वो तैयार करवाऊंगा। अब स्टेप नंबर 3 में आपने क्या किया? इसका पूरा का पूरा एक नक्शा तैयार करवा लिया। अब इसका आपने क्या कर लिया? जो घर का मैप है वो बनवा लिया कि भाई अब मुझे ऐसे ऐसे करके अपना जो घर है वो तैयार करवाना है, वो ऐसा नजर आना चाहिए। आपने एक बेसिक सा एक फ्लो चार्ट बना लिया जिसके जरिए आप आगे का काम करने वाले हैं, ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें। उसके बाद आप कोडिंग कर देंगे। कोडिंग का मतलब है कि आप घर बनवाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और 5th स्टेप में क्या होगा? वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा, यानी आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका होम बन गया, यानी कि प्रॉब्लम क्या होगी? सॉल्व होगी या प्रोग्राम बन गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, यहां से हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो स्टार्ट होता है। वैसे आप कह सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है प्रोग्राम से यहाँ से और यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये वाला चैप्टर शुरू हो गया था।
तो यहाँ पे भी ये बेसिक सा रिवीजन था, इसलिए मैं अभी आपको बता दूं कि यहाँ से हम अपना बेसिक जो है इस चैप्टर का वो स्टार्ट करते हैं। तो वो है हमारा बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। पहला हमारे पास टॉपिक आता है बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर क्या होता है, ये काफी ज्यादा सिंपल है। देखो, तो बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर क्या होता है, ये जो मैंने प्रोसेस आपको बताए थे कि कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम को, वही आता है बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। यानी कि ये हमारा जो कंप्यूटेशन होता है, ये क्या होता है हमारा कंप्यूटेशन, ये भी हमें क्या करता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बनाया गया एक प्रोग्राम होता है ये मॉडल। तो इसे होता क्या है कि हमें कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये हम सीखते हैं बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर। अब मैंने आपको बता ही दिया था कि जो प्रॉब्लम है उसको उसके सॉल्यूशन तक, उसको सॉल्व करने तक हम क्या क्या करते हैं। स्टेप नंबर 1 में ये होता है कि हमें क्या करनी होती है, अंडरस्टैंड करनी होती है, प्रॉब्लम समझनी होती है। यानी कि स्टेप नंबर 1 के अंदर हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम जो प्रॉब्लम होती है उसको समझते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम एल्गोरिथम लिखते हैं। अब एल्गोरिथम से हमारा मतलब क्या है कि हम क्या स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो लिखते हैं। अब उसके थर्ड पार्ट में हम क्या करते हैं, इस एल्गोरिथम का ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि फ्लो चार्ट बनाते हैं। और इसके बाद फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमने सीक्वेंस बनाया है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, हम उसको क्या करते हैं, हाई लेवल से लो लेवल के अंदर उसका कन्वर्जन करते हैं, ताकि जो मशीन है उसको ये लैंग्वेज समझ आ सके कि भाई क्या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड हुई है, उसको समझ आ सके। और उसके फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, उसका सोल्यूशन हो जाता है, यानी कि वो क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। क्या होता है, जो हमारा प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी कि उसका जो सोल्यूशन है वो हमें मिल जाता है। तो यही होता है आपका बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास हम अच्छे से अब समझेंगे एल्गोरिथम। क्या समझेंगे हम, एल्गोरिथम। अच्छे से समझने का मतलब ये है कि इस चैप्टर में जितना पार्ट है इसका वो समझेंगे, क्योंकि जो सेकंड चैप्टर है वो पूरा का पूरा एल्गोरिथम पे ही बेस्ड है और फ्लो चार्ट के ऊपर भी बेस्ड है। तो वो इसकी पूरी डिटेल हम उस चैप्टर में निकालेंगे। तो इसके अंदर हमें जितनी ज़रूरत है उसको समझते हैं। तो एल्गोरिथम क्या होता है वो हम समझने से पहले, जो एल्गोरिथम है वो क्या है, एक पर्शियन मैथमेटिशियन जो है उनके नेम से डिराइव हुआ था। उनका नेम है मोहम्मद, ठीक है। तो ये जो एल्गोरिथम है इसका क्वेश्चन आ सकता है, क्या ये आपका ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि क्या जो एल्गोरिथम वो एक पर्शियन मैथमेटिशियन के नाम से डिराइव हुआ है या फिर वो इंडियन मैथमेटिशियन के नाम से डिराइव हुआ है। अगर पर्शियन आता है तो ट्रू है, और इसके अलावा कोई और आता है मैथमेटिशियन का नाम, ठीक है, तो वो क्या है, फॉल्स है। तो एल्गोरिथम होता क्या है, एल्गोरिथम की पहले डेफिनेशन बता देती हूँ। ए सीक्वेंशियल सोल्यूशन, ए सीक्वेंशियल सोल्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम, ऑफ एनी प्रोग्राम, प्रोग्राम भी कह सकते हैं, प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, दैट इज रिटन इन ह्यूमन लैंग्वेज, दैट इज रिटन इन ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। यानी क्या होता है, एक सीक्वेंस का सॉल्यूशन, यानी सीक्वेंस बाय सॉल्यूशन, यानी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का, जिसे हम ह्यूमन लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, उसे हम कहते हैं एल्गोरिथम। अब जो एल्गोरिथम होता है ये क्या होता है, हमारी ह्यूमन लैंग्वेज, किस में लिखा होता है ये, एक तो हम अपने इसको ह्यूमन लैंग्वेज में लिखते हैं, और इसके साथ में ही हम क्या करते हैं, इसके साथ में ही हम बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी यूज करते हैं। क्या होते हैं, बेसिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका भी यूज करते हैं। उसकी मदद से भी क्या होता है, ये पूरा का पूरा एल्गोरिथम तैयार होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखते हैं। एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, वी राइट, क्या लिखते हैं, वी राइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या लिखते हैं, एल्गोरिथम लिखते हैं, जो हमारा ह्यूमन लैंग्वेज प्लस में हमारा जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर हम लिखते हैं। और ये क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है हमारे सॉल्यूशन प्रोसेस का। एल्गोरिथम क्या होता है, फर्स्ट
फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्यूशन प्रोसेस। इसको फर्स्ट स्टेप क्यों कहते हैं? इसको फर्स्ट स्टेप इसलिए कहते हैं क्योंकि एनालिसिस तो हम क्वेश्चन पढ़ के ही कर देते हैं, लेकिन जहाँ से हमारा लिखना स्टार्ट होता है, जहाँ से हमारी राइटिंग स्टार्ट होती है, थिंकिंग स्टार्ट होती है, मेन वो हमारी एल्गोरिथम से होती है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट स्टेप कहते हैं हमारे सॉल्यूशन प्रोसेस का। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिथम, ताकि आपको समझ आ सके कि भाई एल्गोरिथम क्या है, उसका बेसिक हम समझ लेते हैं यहाँ पे। तो एल्गोरिथम का एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैं कह देती हूँ आपको एल्गोरिथम लिखना है, राइट एन एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर्स। अब भाई मैंने आपको कह दिया आपको एक एल्गोरिथम लिखना है ताकि आप दो नंबर को ऐड कर सको। तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो आपको करना है स्टार्ट। क्या होगा? आपका स्टार्टिंग हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे? आपको टू नंबर्स ऐड करने हैं, तो आप क्या करोगे? वेरिएबल्स तो करोगे डिक्लेयर, लेकिन दो तो आपके नंबर ही होंगे। ठीक है, जैसे ए और बी आपके दो नंबर हो गए, लेकिन इनका सम भी तो कुछ आएगा। तो यहाँ पे आपको तीन वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, ए बी और सम। तो यहाँ लिख देते हैं डिक्लेयर वेरिएबल्स ए कॉमा बी एंड सम। इनको हमने कर दिया डिक्लेयर। अब इसके बाद हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में अब आपको क्या करना है? ए और बी को ऐड करना है और जो आंसर आएगा उसको सम को असाइन कर देना है। यानी क्या करेंगे हम? ऐड ए एंड बी को तो हम ऐड कर देंगे, और उसके बाद क्या होगा? जो रिजल्ट आएगा, एंड असाइन द रिजल्ट टू सम। ठीक है, यानी कि ए और बी का जो सम आएगा उसको असाइन कर देंगे जो रिजल्ट आए इनको ऐड करने के बाद। ठीक है, यानी कि जो सम होगा वो क्या होगा? ए प्लस में बी होगा। अब फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है? जो सम होगा उसको डिस्प्ले करवाना है। क्या करना है? डिस्प्ले सम। ये जो सम आया है इसको हम क्या करेंगे? डिस्प्ले करवा देंगे, और उसके बाद ये फोर्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप में क्या हो जाएगा? आपका जो प्रोग्राम है, एल्गोरिथम जो आपने लिखा है प्रोग्राम के लिए, वो खत्म हो चुका है। तो यहाँ उसका एंड कर देंगे। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? अगर मैं बात करती हूँ आपके एल्गोरिथम के फीचर्स की, तो इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं ये आपका क्लियर होना चाहिए। यानी इसको पढ़कर ही समझ आना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें करना क्या है, कैसा प्रोग्राम बनाना है। और ये ईजी होना चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इसको प्रॉब्लम से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया हो। अब ये क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि हम इसे ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। तो आप इसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी किसी भी लैंग्वेज का यूज़ करके अगर आपको कोई प्रोग्राम बनाना हो तो वहाँ पे हम एल्गोरिथम का यूज़ कर सकते हैं। यानी क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो हमें पता होता है कि कौन सा स्टेप हमें कब फॉलो करना है। इस वजह से क्या होता है कि इसमें कोई एरर आ जाए, उस एरर को हमें फिक्स करना हो, यानी डीबग करना हो, तो वो भी हमारे लिए इजी रहता है, यानी इजी टू डीबग। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। और इसका डिसएडवांटेज यही होता है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। मान लो आपको कुछ ज़्यादा ही बड़ी कोडिंग करनी है, बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाना है जिसमें बहुत सारी कोडिंग होगी, तो इतनी बड़ी कोडिंग के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है एल्गोरिथम बनाने के लिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है फ्लो चार्ट्स। अब उसको समझते हैं। चलो, नेक्स्ट है आपके पास फ्लो चार्ट्स। अब जो फ्लो चार्ट्स हैं इनको इंट्रोड्यूस किया था फ्रैंक गिलबर्ट ने। किसने किया था? फ्रैंक गिलबर्ट ने। ठीक है, ये भी आपका 1 मार्क्स के अंदर आ सकता है क्वेश्चन की हु इन्वेंटेड, हु या फिर हु इंट्रोड्यूस द फ्लो चार्ट्स। तो आपको इसमें भी या तो टिक द करेक्ट में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है ना। तो ये आपको अच्छे से नोट करके रखना है। फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो फ्लो चार्ट क्या कहता है? जैसे मान लो अगर हम कोई फ्लो चार्ट, जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि हम क्या करते थे जब हम छोटे थे, तब हम क्या करते थे? एक फैमिली चार्ट बनाते थे, वो भी एक तरीके का फ्लो चार्ट था। तो हम क्या करते थे? जैसे इधर लिखते थे दादा, इधर दादी, फिर इनसे हमारे पापा, फिर इधर से हमारी नानी, इधर से नाना, और उसके बाद मम्मी, फिर मम्मी और पापा से हम,
ऐसे हम बनाते थे तो ये क्या होता था, फ्लो चार्ट होता था। तो फ्लो चार्ट में इस ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता था, इससे हमें पता था कि ऊपर से नीचे हमारी जनरेशन जा रही है, यानी कि जो फ्लो है वो नीचे की साइड है, ठीक है। यानी ऊपर सबसे बड़े हैं, उसके बाद उनसे बड़े हैं, मतलब उनसे छोटे हैं, हमसे बड़े हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये 3, इस तरीके से जनरेशन चलती रही हैं। तो ये क्या करता है, डाउनवर्ड क्या दिखाता है, यहाँ पे हमारा फ्लो दिखाता है चार्ट का, ठीक है। इस तरीके से जो फ्लो चार्ट क्या करता है, जो प्रोसेस हो रहा होता है उसका फ्लो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है फ्लो चार्ट, रिप्रेजेंट्स, ये प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो वर्क का फ्लो है, किस साइड हमारा फ्लो जा रहा है वर्क का, उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। अब इसको भी हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं एज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। अब ये होता क्या है, सबसे पहले तो एक प्रोग्रामिंग टूल है। क्या है ये, प्रोग्रामिंग टूल है। इसका यूज करके हमारी प्रोग्रामिंग क्या है, इजी बन जाती है। हमें पता रहता है कौन सा स्टेप कहाँ फॉलो कर रहा है और कौन सा प्रोसेस किस साइड फ्लो कर रहा है, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग टूल है ये। इसके अलावा हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम, ठीक है। और इसके साथ ही हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं डायग्रामेटिक, यानी कि डायग्राम्स का यूज करके रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, क्योंकि एल्गोरिथम को जब हम एज ए डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं तब उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। अब ये करता क्या है, ये सिंबल्स का यूज करता है और उसके बाद उन सिंबल्स का यूज करके हम फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं। इसको भी और भी ज्यादा हम क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर में समझेंगे। इसके अंदर एक प्रोसेस होता है आपका, इसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं फ्लो चार्टिंग। क्या कहते हैं, फ्लो चार्टिंग। इस प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो फ्लो चार्ट एक एल्गोरिथम के लिए। इसी प्रोसेस को हम फ्लो चार्टिंग कहते हैं, यानी प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए फ्लो चार्ट फॉर एन एल्गोरिथम। इस प्रोसेस को, फ्लो चार्ट बनाने के प्रोसेस को हम फ्लो चार्टिंग कहते हैं। और फ्लो चार्ट की कुछ विशेषताएं होती हैं, उनको हम समझते हैं। सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। इसको देखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि किस साइड हमारा फ्लो जा रहा है प्रोसेस का। तो ये इजी होना चाहिए अंडरस्टैंड करने के लिए। और ये हमें जितने भी हम सिंबल्स यहाँ पे यूज करेंगे, जितने भी हम यहाँ पे सिंबल्स यूज करेंगे, ये क्या होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। हमें खुद के सिंबल्स यहाँ पे इन्वेंट नहीं करने हैं। जो एक्सेप्टेबल सिंबल्स हैं उन्हीं का यूज करना है। जो सिंबल्स होंगे वो हमारे करेक्ट और एक्सेप्टेबल्स होने चाहिए, तभी हमारा जो फ्लो चार्ट है वो करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, और ये जो इसका फ्लो हमें शो करना है वो एक लॉजिकल ऑर्डर फ्लो करना चाहिए, यानी कि लॉजिकल ऑर्डर जो है हमारा वो फॉलो करेगा हमारा फ्लो चार्ट। और जो एरोज बनाएंगे हम, जैसे कोई एरो बनानी हो, जैसे ये वाला फर्स्ट स्टेप है, फिर सेकंड स्टेप, ये एरो यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्लो दर्शा रहा है, यानी फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप। तो ये जो एरो बनाई गई है ना, ये क्या कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि कौन सी साइड हमारा फ्लो जा रहा है इंस्ट्रक्शंस का, यानी कि एरोज इंडिकेट द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है जी। इसके बाद एक और टर्म आती है जिसे हम कहते हैं सूडो कोड। क्या कहते हैं, हम इस टर्म को कहते हैं सूडो कोड। अब ये होता क्या है कि जो हमारी कोडिंग है उसे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर लिखना, बिना किसी सिंटैक्स के परवाह किए, ठीक है। यानी प्रोसेस ऑफ राइटिंग द कोड इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज आवर ह्यूमन लैंग्वेज विदाउट वरिंग अबाउट, नो वरी अबाउट सिंटैक्स। यानी कि हमें कोई टेंशन नहीं है सिंटैक्स की, कोई सिंटैक्स तो हम अपनी ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर कोडिंग करने वाले हैं, ठीक है। सूडो कोड में क्या किया, कोड लिखेंगे, लेकिन किस में लिखेंगे, ह्यूमन लैंग्वेज में लिखेंगे। और ह्यूमन लैंग्वेज में लिख रहे हैं यानी कि हमें कोई चिंता है ही नहीं सिंटैक्स की, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सूडो कोड। अब इसके अंदर भी कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि एक हो गया
पैरेटिव सेंटेंस। ये कौन से सेंटेंस होते हैं? ये वो सेंटेंस होते हैं जो एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक्शंस को। जैसे कि डिस्प्ले करवाना है रिजल्ट, ऐड करना है ए और बी को, कैलकुलेट करना है। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? जैसे हमें क्या करना है? डिस्प्ले करवाना है रिजल्ट, तो हम लिखते हैं डिस्प्ले रिजल्ट। तो यहाँ पे एक्शन क्या होगा कि जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले होगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ऐड ए एंड बी। तो इसका एक्शन क्या होगा कि ए और बी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका बी पार्ट क्या होता है? इसका बी पार्ट है हमारे पास ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स क्या करते हैं? ये बताते हैं कि कौन सा मैथमेटिकल या फिर कौन सा लॉजिकल फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करना है। अगर मैं बात करती हूँ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की, ये क्या लिख दिया? मैथमेटिकल। अब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। ये जो ऑपरेटर्स हैं ये बताएंगे कि आपको यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ लॉजिकल की, तो आपके जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो एक रिलेशन बताते हैं किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में, जैसे कि वो इक्वल है या फिर इनमें से कोई छोटा है या कोई बड़ा है, या लेस देन इक्वल है या ग्रेटर देन इक्वल है। ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स हो गए। सी है हमारे पास डिसीजन। डिसीजन डिसाइड करता है कि क्या परफॉर्म करना है, जैसे कि इफ हो गया, देन हो गया, एल्स हो गया। मतलब जैसे इफ द स्टूडेंट इज पास देन रिटर्न टू पास, या फिर एल्स लगाते हैं, एल्स फेल। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं कि क्या डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, और उसके बाद डी आ जाता है आपका लूपिंग। लूपिंग का मतलब क्या होता है कि रिपीटेशन, आपको कोई वैल्यू रिपीट करनी है तो इसके लिए यूज होता है फॉर या फिर वाइल। ठीक है, तो ये कुछ क्या हो गए? टाइप्स कह सकते हैं आप स्यूडो कोड के। अब नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ लैंग्वेज। मैं आपको वैसे ही पहले बता चुकी हूँ थोड़ा बहुत। नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इसकी मदद से हम क्या करते हैं? हमारे आइडियाज़ हो गए उनको शेयर करते हैं, हमारे ओपिनियंस को शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना हम अपनी कोई भी बात समझा नहीं सकते हैं किसी और को। इसी तरीके से ये हम क्या करते हैं? ह्यूमंस यूज़ करते हैं लैंग्वेज को। लेकिन अगर हमें बात करनी हो कंप्यूटर से, अब कंप्यूटर को हमारी भाषा समझ में नहीं आती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है? इसकी मदद से हम क्या करते हैं? कोई भी प्रोग्राम हो गया उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और इससे हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं विद कंप्यूटर्स। कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कंप्यूटर लैंग्वेज को, यानी कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी ये ह्यूमन रिकॉग्नाइजेबल होनी चाहिए, यानी कि हम ह्यूमंस को समझ आनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए? ह्यूमन रिकॉग्नाइजेबल होनी चाहिए। अगर हमें ही समझ में नहीं आएगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हम कैसे अपनी बात कंप्यूटर को समझा सकते हैं? तो होनी चाहिए ये ह्यूमन रिकॉग्नाइजेबल। साथ ही में ये क्या प्रोवाइड करनी चाहिए? आईडीई। आईडीई क्या होता है? एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है जो हमें एक स्पेस प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपनी कोडिंग कर सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म आ सकता है एक नंबर में, जो होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? देखो, अब जो हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेज है, जो हमारे पास क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज, ये हमने 3 भागों में बांटी हुई है। कंप्यूटर लैंग्वेज आपकी बटी हुई है 3 पार्ट्स के अंदर। एक आपके पास होती है मशीन लैंग्वेज। क्या होती है आपके पास? मशीन लैंग्वेज। और एक आपके पास होती है असेंबली लैंग्वेज। और फिर आपके पास आती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये हमारे पास 3 टाइप ऑफ लैंग्वेजेस हैं जो हमने डिवाइड कर रखी हैं। अब कंप्यूटर को तो सिर्फ और सिर्फ हमारी मशीन लैंग्वेज ही समझ में आती है,
और उसके बाद हमारे पास आई थी असेंबली लैंग्वेज, और अब हम चला रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, जो मशीन लैंग्वेज है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम बाइनरी यानी जो बिट्स होते हैं इनका यूज़ करते हैं, जो होते हैं 0 और 1। सिर्फ कंप्यूटर को यही लैंग्वेज समझ में आती है, बाइनरी डिजिट्स जो होते हैं इनका यूज़ करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, या फिर इसे हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 का यूज़ होता है। इस वजह से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हार्ड होती है मेंटेन और डीबग करना। क्या होती है, हार्ड टू मेंटेन। क्योंकि ये हार्ड टू मेंटेन इसलिए होती है क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का यूज़ होता है 0 और 1 का। तो सबसे पहले हमें इस नंबर को इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि हमें समझ आ सके कि क्या चीज़ वहाँ पे एक्चुअली हुई है। इनको मेंटेन करना भी हार्ड होता है, और इनमें अगर कोई एरर हो जाए तो उस एरर को फिक्स करना यानी कि उसको डीबग करना, ठीक करना भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। अब इसी तरीके से अगर हम असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो जो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज होती है इसमें हम अल्फ़ा न्यूमेरिक जो यहाँ पे कोडिंग करते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब क्या है, इसमें हम अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ करते हैं और हमारे जो नंबर्स होते हैं उनका भी यूज़ करते हैं। यानी इसमें 0 और 1 का भी यूज़ होगा, बाकी नंबर्स का भी हम कह सकते हैं, और अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी कि अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे ईजी हमारे लिए लैंग्वेज होती है वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि ये क्या होती है हमारे लिए काफ़ी सिंपल होती है, क्योंकि इसको हम ह्यूमन लैंग्वेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम जर्नल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। हम हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही हमारी कोडिंग करते हैं। इसके अंदर कुछ सैम्बल्स वगैरह बनाए गए, इनकी लाइब्रेरीज बनाई गई कि भाई ये फिक्स्ड आपका सिंटैक्स रहेगा, ताकि हम क्या कर सकें, कोई गड़बड़ ना कर सकें, और इसका एक फिक्स्ड लॉजिकल वे भी बना रहे और हमारी जनरल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी हम इसको कर सकें। ठीक है, अब जो असेंबली लैंग्वेज होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ मीनिंगफुल सिम्बल्स का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, मीनिंगफुल सिम्बल्स का यूज़ करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं नेमोनिक्स। अब ये नेमोनिक्स क्या होते हैं, वो सारे मीनिंगफुल सिंबल्स होते हैं जिनका यूज़ हम असेंबली लैंग्वेज में करते हैं ताकि हम प्रोग्राम क्रिएट कर सकें। देखो, सबसे पहले तो हमने मशीन लैंग्वेज को इसलिए ड्रॉप किया था क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 0 और 1 का यूज़ हो रहा था, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल हो गई थी, क्योंकि हमेशा बार बार हमें कन्वर्जन करना पड़ता था। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट हमने असेंबली लैंग्वेज लाई थी जिसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक कोड भी आता था, यानी अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर रहे थे, नंबर्स भी यूज़ करते थे। फिर हमने इसको क्यों ड्रॉप किया, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सिंबल्स वगैरह थे, जैसे एडिशन के लिए ADD, इस तरीके काफ़ी ज़्यादा हमने सिंबल्स बनाए हुए थे, कोड्स बनाए हुए थे, जिनको रिमेंबर करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। इसलिए हमने उसके बाद नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम जनरल इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है हमारे लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा फास्टेस्ट लैंग्वेज भी हमारे लिए। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, लेकिन कंप्यूटर को तो आज भी सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। इस वजह से अगर हमें जो हाई लेवल लैंग्वेज है, अगर इसको कन्वर्ट करना पड़ जाए हमारे मशीन लैंग्वेज के अंदर, तब वहाँ पे हमारा यूज़ होता है कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। ठीक है, लेकिन अगर हमारी असेंबली लैंग्वेज हो, उनसे हमें कन्वर्ट करना हो मशीन लैंग्वेज में, तब वहाँ पे यूज़ किया जाता है असेंबलर। तो ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ और काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि कंपाइलर का क्या यूज़ है, असेंबलर का क्या यूज़ है, किसका क्या यूज़ है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अब हम क्या करते हैं, कोड का मतलब क्या होता है, एक सोर्स प्रोवाइड करते हैं हम, किसी के ज़रिए क्या होगा, हमारी जो कोडिंग होगी वो होगी। ठीक है, मतलब प्रोग्राम जो बनेगा वो बनने वाला है। तो हमारे पास होता है सोर्स कोड। क्या होता है, हमारे पास सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड का मतलब क्या होता है, वो कोड जो सोर्स लैंग्वेज में लिखा गया है, यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, यहां लिख देती हूँ, कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, जिसे हम क्या कहते हैं, सोर्स लैंग्वेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी लैंग्वेज के अंदर हम कोड लिखते हैं जो एक सोर्स होता है प्रोग्राम को बनाने का। ठीक है, अब सोर्स लैंग्वेज के अंदर अगर कोई प्रोग्राम बन रहा है तो हम उसे सोर्स प्रोग्राम भी कह सकते हैं। इसके अंदर कोई कोडिंग हो रही तो उसे सोर्स कोड कह सकते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, ऑब्जेक्टिव मतलब हमारा प्रोग्राम जो बनाना हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो कैसे बनेगा, हमारा कंपाइल होने के बाद ही बनेगा। मशीन पहले उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगी, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगी। इस वजह से हम क्या कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट कोड है, यानी कोड विच इज रिटन इन द ऑब्जेक्ट लैंग्वेज, जिसे हम टारगेट लैंग्वेज भी कहते हैं। हमारा टारगेट है हमारी मशीन को समझाना, उससे प्रोग्राम बनवाना, तो इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड को। इसे हम कहते हैं कोड रिटन इन मशीन लैंग्वेज।
यानी बाइनरी लैंग्वेज के अंदर जो हमारा कोड लिखा होता है हम उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। अब मशीन लैंग्वेज को आप क्या कह सकते हो, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज भी कह सकते हो। ऑब्जेक्ट लैंग्वेज का मतलब है जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, बेसिक है हमारा, उसी के अंदर आपको कोडिंग करनी है। यानी ऑब्जेक्ट लैंग्वेज के अंदर जो हमारे प्रोग्राम बनते हैं हम उनको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक प्रोसेस आता है जिसे हम कहते हैं कम्प्लीकेशन। क्या कहते हैं, कम्प्लीकेशन। अब ये क्या होता है, ये एक पूरा प्रोसेस होता है। अब देखो इसके अंदर कंपाइल जैसा लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कंपाइलर ही यूज होगा। कम्प्लीकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो सोर्स कोड है उसको हम कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। यानी कि जो कोड आपने क्या किया है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, उस कोड को ये कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर ये मेंशन करके नहीं दिया है कि इस प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ कंपाइलर का ही यूज होगा या सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रेटर का ही यूज होगा। इसके अंदर तीनों चीजों का यूज होता है। यानी कि आपके कंपाइलर का भी यूज किया जा सकता है, आपके इंटरप्रेटर का भी यूज किया जा सकता है, या फिर इसके अंदर जो असेंबलर है उसका भी यूज किया जा सकता है। इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं है, बस एक ये प्रोसेस है जिसके अंदर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर हम कनेक्ट कर दे, मतलब कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब कंपाइलर और अगर मैं आपसे इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस पूछूं तो कंपाइलर क्या करता है, जो कंपाइलर करता है ये जो सारा का सारा कोड होता है, इस पूरे कोड को स्कैन करके इस पूरे के पूरे कोड को एक ही समय में, यानी पूरे कोड को साथ में ही क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है हमारे ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। ठीक है, या ऐसे लिख देती हूं मैं, पूरे के पूरे कोड को ऑल कोड एट वन टाइम, एक ही टाइम पे पूरे के पूरे कोड को कन्वर्ट कर देगा दूसरी लैंग्वेज के अंदर। और इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करता है, लाइन बाय लाइन, यानी कि पहले पूरी लाइन पढ़ेगा और उसके बाद कन्वर्ट करेगा उस लाइन को इसके अंदर लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। इस तरीके से काम करता है। और असेंबलर हमारे से असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। अब होता क्या है कि सबसे पहले आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारा जो कोड होता है वो हम लिखते हैं, फिर ये हमारे असेंबली लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होता है। किसके अंदर होता है, असेंबली लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होता है। असेंबली लैंग्वेज में होने के बाद होता क्या है, ये अब हमारा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। और जब ये मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, ये जो हमारा कोड है जो हमने लिखा था हाई लेवल लैंग्वेज में, अब ये हमारे लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है। अब जाके हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है हमारा पूरा का पूरा कम्प्लीकेशन के अंदर। सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो हमारी क्या होती है, सोर्स कोड होती है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर की मदद से कन्वर्ट कर देते हैं असेंबली लैंग्वेज में। फिर असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज यानी कि ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, किसके अंदर, ऑब्जेक्ट जो कोड होता है इसके अंदर कन्वर्ट होती है बाय द हेल्प ऑफ असेंबलर। तब जाके वो क्या करती है, हमारे कंप्यूटर के जो हमारा हार्डवेयर है उससे इंटरेक्ट करती है। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट कोड का बनना जरूरी है सोर्स कोड में। तो कम्प्लीकेशन जो हमारे कम्प्लीकेशन प्रोसेस है इसके अंदर सिर्फ होता क्या है, सोर्स कोड जो होता है वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है विद हेल्प ऑफ कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। ठीक है, अब इसका पूरा प्रोसेस होता है उसको समझते हैं। यहाँ लिखती हूं मैं, कम्प्लीकेशन प्रोसेस, कम्प्लीकेशन लिख रही हूँ मैं कब से, कम्प्लीकेशन है, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। इसकी राइट स्पेलिंग यहाँ है कंप्लीशन। ठीक है, कम्प्लीकेशन है, कम्प्लीशन सी नहीं है। इसका पूरा प्रोसेस होता है उसको समझते हैं। इस प्रोसेस में होता है क्या है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो कैसे लिखी गई वो हमें कैसे पता चलता है, ये हमें पता चलता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी से। अब ये होते क्या है कि जिसमें हैशटैग लगाओ, जैसे हैशटैग इंक्लूड लिखा हो या फिर हैशटैग क्या लिखा हो आपका डिफाइन लिखा हो। तो ये जो हैशटैग आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हैश जो दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि जो कोडिंग है वो हाई लेवल लैंग्वेज में की गई है। ठीक है,
अब उसके बाद होता क्या है, ये जो प्री प्रोसेसर है इसके बाद होता है प्री प्रोसेसर, यानी ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज लगे गए थे इनको ये रिमूव करता है, यानी रिमूव हैशटैग। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इस हैशटैग को रिमूव करता है और उसके बाद होता क्या है कि अब ये जो असेंबली लैंग्वेज है इसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि होता क्या है नेक्स्ट स्टेप में जो असेंबली लैंग्वेज है वो बन जाती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद देखो सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में हाई लेवल लैंग्वेज थी क्योंकि उसमें हैशटैग यूज़ किया गया था, इस हैशटैग को हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का, और उसके बाद ये जो नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर प्री प्रोसेस हुआ, ठीक है। प्री प्रोसेसर के अंदर हुआ क्या कि ये जो हैशटैग है ये रिमूव हो जाएगा बाय इंक्लूडिंग हमारे फाइल से, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये हैशटैग रिमूव हो जाएगा और इसमें जो फाइल इंक्लूशन है यानी जो फाइल है उसका एडिशन हो जाएगा, तो इसे कहते हैं प्री प्रोसेसर। इसके अंदर ये हैशटैग रिमूव हो जाएगा और उसके बाद होगा क्या कि जो कंपाइलर है उससे जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो कन्वर्ट हो जाएगी असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये जो असेंबली लैंग्वेज है अब ये कन्वर्ट हो जाएगी हमारे मशीन लैंग्वेज में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी मशीन लैंग्वेज में। अब मशीन लैंग्वेज में ये हो गई है कंप्लीट, ठीक है, कन्वर्ट यहाँ पे हो गई है। इसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या होता है, रीलोकेटेबल, एक मिनट इसको ढंग से लिखते हैं, चल नहीं रहा है ठीक से। रीलोकेटेबल मशीन कोड। अब ये जो मशीन कोड बना है ना हमारे पास ये रीलोकेटेबल है, यानी इसके अंदर जो कोडिंग है हम उसको किसी भी टाइम में लोड करके देख सकते हैं, यानी कंप्यूटर खुद देख सकता है उसको लोड करके किसी भी टाइम में। तो यहाँ लिख देते हैं कैन बी लोडेड एट एनी टाइम, किसी भी टाइम में इसको लोड करके देखा जा सकता है कंप्यूटर के द्वारा। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, लोडर और लिंकर आएंगे। अब लिंकर मैंने आपको बताया था, लिंकर क्या करेगा, जितनी भी अलग अलग ऑब्जेक्ट फाइल बनी है हमारे पास उनको एक सिंगल फाइल के अंदर कन्वर्ट कर देगा, लिंक कर देगा और उसको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा। और लोडर क्या करेगा, उसको मेमोरी के अंदर लोड कर देगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, लिंकर क्या करेगा, लिंकर लिंक्स ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट फाइल्स into a single file। अलग अलग जो ऑब्जेक्ट फाइल है उनको एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट कर देगा। और यूं क्यों कर रहा है ऐसा, ये इसलिए कर रहा है ताकि जो फाइल है उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बना सके, टू मेक इट एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी जिसे हम एग्जीक्यूट कर सके, जिसे हम रन करवा सकें। और ऐसी फाइल जो एग्जीक्यूटेबल है उसका .exe क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। ये भी आपका क्या हो सकता है, 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। और लोडर क्या करता है, लोडर लोड इट इन मेमोरी। अब ये जो फाइल लिंक होके एक फाइल तैयार हुई है एग्जीक्यूटेबल फाइल, लोडर क्या करेगा, इस फाइल को लोड कर देगा मेमोरी के अंदर और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर देगा, उसको रन करवा देगा और यहाँ पे आपका जो पूरा प्रोग्राम होता है वो बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप कि जो मैं आपको समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको पूरा एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं एक बार फिर से। तो हुआ क्या था, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, एक सोर्स प्रोग्राम बनाया। सोर्स प्रोग्राम क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया। इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद हमारे पास आया असेंबलर, यानी कि ये वाली जो लैंग्वेज है हमने इसको असेंबलर के जरिए हमने इसको असेंबली लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। क्या किया हमने, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। अब असेंबली लैंग्वेज से ये क्या हो गया, ये जो सोर्स प्रोग्राम था अब ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बन चुका है, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर ये आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब अलग अलग जो फाइल हैं वो अलग अलग तरीके से हमारे यहाँ पे कोड होके ऑब्जेक्ट कोड के अंदर आई हैं, तो उनको क्या करेगा, लिंकर आएगा और लिंकर क्या करेगा, इन सारी फाइल को लिंक कर देगा और इनकी एक फाइल बना देगा जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी, जिसको लोडर क्या करेगा, मेमोरी प्रोवाइड करेगा और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। इसको फिर से एक बार अच्छे से समझते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले
हमारे पास है सोर्स प्रोग्राम, यानी एक ऐसा प्रोग्राम जिसे हमने क्या किया है, सोर्स कोड के अंदर लिखा है, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा है, यूजिंग कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर हमने उसको कन्वर्ट कर दिया असेंबली लैंग्वेज के अंदर। अब असेंबली लैंग्वेज को क्या करेगी, असेंबलर का यूज करेगी और इसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम यानी ऑब्जेक्ट कोड के अंदर लिख देगी जो हमारे लो लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है। उसके बाद आएगा लिंकर, जो अलग अलग फाइल सेपरेट होकर यहाँ पे कोड हुई है उनको एक साथ लिंक कर देगा, और लोडर इन जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी है लिंकर के द्वारा उसको मेमोरी प्रोवाइड करेगा और उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करवा देगा। तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया है। इसके बाद क्या करेगा, देखो सबसे पहले तो आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ, जो इंटरप्रेटर होता है ये मोस्टली किस में यूज होता है, ये यूज होता है 4GL में, जो होती है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। हमारी जो फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेजेस होती हैं उसके अंदर हमारा इंटरप्रेटर मैक्सिमम यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया विजुअल बेसिक, ये आपकी फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है। अब पाइथन भी क्या होती है, एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज होती है, यानी कि ये एग्जीक्यूट करती है कोड को लाइन बाय लाइन। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि जो पाइथन है वो कैसी लैंग्वेज है तो आप बता सकते हैं कि क्या एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। ये क्या करती है, जो कोड है उसको क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है, एग्जीक्यूट्स द कोड लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, जो कोड है उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पाइथन शेल। क्या आता है, पाइथन शेल, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे आप क्या कह सकते हैं, पाइथन इंटरेक्टिव सेल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पाइथन इंटरेक्टिव सेल, शेल, सेल, शेल। ठीक है, इसके बाद आप इसको एक और नाम होता है इसका जो होता है REPL, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड, एवेलेट, प्रिंट और लूप। इसमें होता क्या है, जो स्टेटमेंट है उसको रीड करना, फिर इसको एवेलेट करना, फिर इसको प्रिंट करना। लूप मतलब वापस से रिपीटेशन होता है, रीड करेगा, एवेलेट करेगा, प्रिंट करेगा, लूप करेगा, फिर वापस से रीड करेगा, एवेलेट करेगा, प्रिंट करेगा, लूप करेगा, यानी कि एक ही स्टेप हो रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो कि लाइन बाय लाइन हो रहा है, पहली लाइन रीड करी, एवेलेट करी, प्रिंट करी, फिर लूप गया, यानी अब फिर से जाएगा दूसरी लाइन में, फिर इसको रीड करेगा, एवेलेट करेगा, प्रिंट करेगा, लूप करेगा। तो ये करता क्या है, ये जो एक शेल है ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है पाइथन की सिंगल कमांड को और उसको डिस्प्ले करवाता है उसका रिजल्ट। ठीक है, क्या है ये, पाइथन शेल या पाइथन इंटरेक्टिव शेल जिसे REPL कहते हैं, वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट ए सिंगल पाइथन कमांड एंड डिस्प्ले रिजल्ट। सिंगल जो कमांड होती है पाइथन की उसी को एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद क्या करता है, रिजल्ट को डिस्प्ले करवा देता है, जैसे मैंने आपको इधर समझा ही दिया था। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बता दिया था एग्जीक्यूटेबल जो फाइल होती है उनका एक्सटेंशन होता है .exe। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए टिक द करेक्ट में आ सकता है कि exe जो फाइल होती है, यानी ये जो .exe एक्सटेंशन है वो किन फाइल्स का होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कोई भी प्रोग्राम है, आपने प्रोग्राम बना दिया, मान लो उसमें कोई आपका जो प्रोग्राम है वो ठीक से रन नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या है, बग है। अब बग क्या होता है, बग एक एरर होता है जिसे आप फॉल्ट भी कह सकते हैं इन द एप्लीकेशन। जो आपने एप्लीकेशन तैयार की है, जो आपने प्रोग्राम बनाया है, उसके अंदर कोई भी एरर आ रही है, कोई फॉल्ट है, उसे आप कहोगे बग। ठीक है, अब ये जो एरर है यानी जो बग है इनके भी टाइप होते हैं, जैसे एक होता है इसका सिंटैक्स एरर, ठीक है, एक होता है आपका रन टाइम एरर और एक होता है आपके पास लॉजिकल एरर। अब होता क्या है, सिंटैक्स एरर का मतलब ये होता है कि जो आपने कोई ग्रामेटिकल या फिर आपने कोई एरर ऐसी की है जो क्या है आपकी फॉलो नहीं होती है, जैसे कि कोई जो ग्रामर है आपने उसकी एरर कर दी है, आपने लिखने में कोई गलती की है, तो उस एरर को हम कहेंगे सिंटैक्स एरर। और रन टाइम एरर का मतलब ये होता है कि आपने क्या किया, आपने कोई मिस इंटरप्रिटेशन कर दी है, यानी कि आपने कुछ और ही लिख दिया और कहा कुछ और गया था, जिसकी वजह से जो आउटपुट आना चाहिए था वो नहीं मिला है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डिजायर्ड आउटपुट इज नॉट ऑब्टेन्ड।
जब आपने एग्जीक्यूशन किया है, एग्जीक्यूट हुई आपकी फाइल, रन हुई है, उस समय जो डिजायर्ड आउटपुट मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल रहा, उसे कहते हैं रन टाइम एरर, यानी रन होने के बाद जो आउटपुट आना चाहिए था वो आउटपुट नहीं आया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लॉजिकल एरर की, जिसे हम क्या कहते हैं, सीमेंटिक एरर भी कहते हैं, आपने सारा का सारा लॉजिक भी फॉलो किया है लेकिन आपने ट्रांसलेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट की एल्गोरिथम की गलत कर दिया। आपने एल्गोरिथम में जो लिखा आपने वो गलती से कुछ और ही यहाँ पे कर दिया है, जिसमें लॉजिक तो फॉलो हुआ है लेकिन इनकरेक्ट ट्रांसलेशन की मदद से वजह से क्या हुआ है, लॉजिक एरर आ गया है। ठीक है, यानी कि लॉजिक एरर, जिसका दूसरा नाम होता है सीमेंटिक एरर, इज फॉलोड ड्यू टू इनकरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ एल्गोरिथम। यानी कोई भी स्टेटमेंट है, एल्गोरिथम है, आपने क्या किया है, उसका गलत यहाँ पे आपने ट्रांसलेशन कर दिया, जिस वजह से एरर आ गई है। ठीक है, अब एरर तो आ गई, अब इस एरर को क्या करना पड़ेगा, रिमूव भी करना पड़ेगा। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो देखो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने ये प्रोग्राम बनाया है, ये प्रोग्राम आपने बना दिया। तो अब आपको इस प्रोग्राम को देखते ही तो पता नहीं चलेगा ना कि इसके अंदर बग है या फिर नहीं है, इसके अंदर कोई एरर है या फिर नहीं है। तो अब होता क्या है कि इसकी की जाती है टेस्टिंग। क्या की जाती है, इसकी टेस्टिंग की जाती है। अब टेस्टिंग में क्या होता है, टेस्टिंग क्या करती है, एक प्रोसेस होती है जो फाइंड करेगी एरर को। क्या करेगी टेस्टिंग, फाइंड बग, ये बग को फाइंड करेगी और उसके बाद जब आपको कोई बग फाइंड हो गया तो क्या होगी, वहां पे डीबगिंग होगी। जब बग मिलेगा तब डीबगिंग होगी, लेकिन प्रोग्राम बनाया तो टेस्टिंग जरूर होगी। अब टेस्टिंग भी क्या होगी, हर एक डाटा की होगी, हर एक वेरिएबल की होगी, हर चीज की टेस्टिंग होगी। उसके बाद जाके हम ये पता करेंगे कोई बग है या नहीं, और कोई बग निकलता है तब वहां पे क्या होती है, डीबगिंग होती है। डीबगिंग का मतलब क्या है, फिक्स या फिर करेक्ट करना बग्स, फिक्स और करेक्ट बग्स फाउंड ड्यूरिंग टेस्टिंग, फाउंड ड्यूरिंग टेस्टिंग। ठीक है, मतलब अगर कोई प्रोग्राम बना है तो टेस्टिंग तो होगी। टेस्टिंग क्या होता है, एक स्टेज होता है किसका, SDLS का। अब SDLS का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यानी कि कोई सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है तो उसकी जरूर चेकिंग होगी, उसकी जरूर टेस्टिंग होगी कि ये कोई बग है या नहीं है, ये चेक करने के लिए। अगर कोई बग निकलता है तो उसके कंसिक्वेंस में डीबगिंग होती है, जो प्रोसेस होता है उन बग्स को करेक्ट करने का, जो टेस्टिंग के दौरान पाई गई हैं। अब जो डीबगिंग होती है इसके अंदर एक एग्जीक्यूशन फ्लो होता है। क्या होता है, एग्जीक्यूशन फ्लो ड्यूरिंग डीबगिंग। जब डीबगिंग होती है तब उस समय एक एग्जीक्यूशन फ्लो होता है जिसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि स्टेप इनटू, जैसे कि स्टेप आउट, जैसे कि स्टेप ओवर। स्टेप इनटू का मतलब क्या है कि जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट स्टेप बाय स्टेप। यानी कि जो कोड है उसको एग्जीक्यूट तो किया जाएगा, कि मतलब उसकी जो बगिंग है, डीबगिंग है, उसको हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे। और एक होता है स्टेप आउट। स्टेप आउट में क्या करते हैं, हम कंटिन्यू ही एग्जीक्यूशन करते रहते हैं जब तक उसकी बाउंड वैल्यू यानी जो प्रोवाइडेड वैल्यू है तो खत्म नहीं हो, जब तक वो आ नहीं जाती। ठीक है, ओके, मतलब कि करते ही रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते ही रहेंगे जब तक खत्म नहीं होंगे, जब तक लास्ट वैल्यू नहीं आ जाती है। तो यहाँ लिख देते हैं कंटिन्यूअस, आप कंटिन्यूस भी लिख सकते हैं, कंटिन्यूस एग्जीक्यूशन अंटिल बाउंड वैल्यू। लेकिन स्टेप ओवर क्या होता है कि एक ही एंटायर स्टेप के अंदर बिना रुके हम पूरे कोड को एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूट कोड विदाउट स्टॉपिंग एज वन एंटायर स्टेप। यानी एक स्टेप के जरिए हम पूरे के पूरे कोड को एग्जीक्यूट कर देते हैं, डीबग कर देते हैं एक एंटायर स्टेप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे
पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। और ये जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो मैंने सारी की सारी कोशिश आपको न्यू पैटर्न के हिसाब से की है। आई होप दैट दिस वीडियो वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू।